नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। तो कैसे हैं सभी, कैसी चल रही है सभी की तैयारी। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि मैम एक टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर वीडियो बनाए, तो मैं आज उसी लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बनाया जाता है कि समय का प्रबंधन कैसे करें आप लोग। देखिए, समय के प्रबंधन के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। आपको आपके मन को अनुशासित रखना होगा कि भाई कुछ भी हो जाए, है ना, जो मैंने टाइम टेबल बनाया है उसके अनुसार मैं चलूँ। पहला काम तो यही है, क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट के लिए सोच लेते हैं, टाइम टेबल भी बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है टाइम टेबल बनाना, लेकिन उसके अनुरूप या उसके मुताबिक हम चल ही नहीं पाते, है ना, तो फिर क्या फ़ायदा टाइम मैनेजमेंट का या फिर टाइम टेबल बनाने का। बहुत सारे लोगों ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए मैडम एक है ना अपना टाइम टेबल ही बना दीजिए और उससे उसके अनुसार बताइए। कुछ लोगों ने कहा कि आप कैसे टाइम मैनेज करते थे उसके बारे में बताइए। तो देखो, बात कर लेते हैं। मेरी जब रीट की प्रिपरेशन की थी मैंने उस टाइम की, थोड़ा लंबा टाइम हो गया, 2018 में मैं सिलेक्ट हो गई थी और 2017 से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। तो मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि भाई कोचिंग वगैरह का। उस टाइम मैंने सिर्फ सेकंड ग्रेड की कोचिंग कर रही थी और फिर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया था और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड वो थर्ड ग्रेड के लिए वैकेंसी आई थी रीट की। तो रीट की प्रिपरेशन खुद से ही स्टार्ट कर दी थी। और उस टाइम जीके का इतना बड़ा रोल नहीं था जो अभी जीके जोड़ दिया गया है, उस टाइम सब्जेक्ट ही था। तो मैं कैसे पढ़ती कि मेरे को जैसे किसी ने बताया कि भाई आपको क्या ही पढ़ना है, जो अपनी बुक लगी हुई है आरबीएससी बोर्ड में उन्हीं को पढ़ना है। तो मैं वही किताबें पढ़ती। मेरे पास कुल मिला के 8वीं 9वीं 10वीं की 3 तो मैथ की किताब थी और 3 ही साइंस की किताब थी। तो 6 किताबें तो ये थी जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी, लाइन टू लाइन पढ़ी, अच्छे से रटी उनको और समझा कि भाई कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा मंगल सिंह की शिक्षण विधियों के लिए किताब थी, तो मैंने वो पढ़ी। और उसके बाद में कुछ बच गया था पोर्शन एजुकेशनल साइकोलॉजी का। उस टाइम पेडागोजी ज़्यादा पूछी जाती थी, तो उस टाइम मेरे पास वंदना जादौन मैम की किताब थी, तो मैंने उससे कवर किया। लेकिन मैं आप लोगों को ये सब इसीलिए बता रही हूँ, ये नहीं बता रही कि मैंने क्या पढ़ा या क्या नहीं पढ़ा या कौन सी किताबें पढ़ी। मैं ये बता रही हूँ कि जितना हमारे पास कंटेंट कम होता है ना, उतना हम रिवाइज ज़्यादा कर पाते हैं और उतना वो हमारे लिए बेनिफिशियरी होता है। हमें ये लगता है कि अरे अपने पास तो ये किताब ही नहीं है, अरे अपन ने तो ये पढ़ाई नहीं है, अरे फलाने के नोट्स नहीं है, अपन उस कोचिंग के नोट्स नहीं है, या वो मूल किताब नहीं है। आजकल मूल किताबों का भी एक डर्रा बना हुआ है ना। तो इन सब चीज़ों में मत फंसिए। जितना कम कंटेंट रखेंगे, जितना कम सोर्स रहेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे चांस होंगे सिलेक्शन होने के। क्योंकि ये मैंने फिर उसके बाद रियलाइज, उस टाइम मेरा सिलेक्शन हो गया 2018 के अंदर। तो उसके बाद भी मेरे को ये बात रियलाइज हुई कि जैसे मैंने 20 में दोबारा से तैयारी शुरू की कि फर्स्ट ग्रेड के लिए हिंदी, मतलब हिंदी सब्जेक्ट से एमए किया था, तो मैंने सोचा चलो हिंदी में तैयारी करते हैं। तो हिंदी के लिए पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले किताब मैं प्रतियोगिता साहित्य दर्पण की लेके आई। मेरे को बताया गया, किसी से मैंने पूछा जो भी हमारे संबंधी वगैरह थे जिनको मतलब नॉलेज थी इस मामले में, तो उनसे मैंने राय ली। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता साहित्य दर्पण की किताब है, बेसिक बुक है, उसको पढ़ो। मैंने वो प्रतियोगिता साहित्य दर्पण की 2-3 बार किताब पढ़ ली, मुझको बेसिक जानकारी हो गई थी। उसके बाद मैंने देखा कि भाई इससे तो पार पड़ेगी नहीं, क्योंकि सारे सवाल आ नहीं रहे। और ये सब चेक करने का तरीका है PYQ। मैंने PYQ उठाए, उसमें से देखे कि कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, फिर लगा कि क्वेश्चन ज़्यादा कवर नहीं हो रहे, तो इसके लिए कुछ अदर चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी अपने को। तो फिर मैंने सरस्वती पांडे खरीदी। कुछ लोगों ने सजेशन दिए कि इतनी बड़ी किताब है, नहीं पढ़ पाएगी तू, सरस्वती पांडे लेने का क्या मतलब है, पर फिर भी मैंने ली कि भाई अपन पढ़ लेंगे। फिर मैंने उसमें सेगमेंट निकाले कि भाई अच्छा ये सेगमेंट अपन पहले पढ़ लेंगे, जैसे आदिकाल को पढ़ लेंगे, आदिकाल में भी अपन नाथ को पढ़ेंगे, ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़े। जैसे कि आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि भाई हम जब चलते हैं रास्ते के अंदर, मान लो जयपुर से अजमेर जाना है या जयपुर से भीलवाड़ा जाना है, तो 300 किलोमीटर है, तो हम ये नहीं सोचते कि वो 300 किलोमीटर कैसे पार करेंगे, है ना। रात का अंधेरा है, हेडलाइट की लाइट इतनी ही है कि बहुत दूर तक नहीं देख पाते। तो हम क्या देखते हैं कि हम 100 मीटर की दूरी तय करते हुए चलते हैं कि हम 100 मतलब भाई 100 मीटर पहुंच गए, फिर अगले 100 मीटर पहुंच जाएंगे, फिर अगले 100 मीटर, ऐसे कर करके हम 300 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। सेम यही चीज़ हमारे सिलेबस के साथ है, सेम यही चीज़, यही रूल हमारे पढ़ाई में लागू होता है। बस हमें समझने की ज़रूरत है। इतना बड़ा सिलेबस है, तो इतने बड़े सिलेबस से घबराना नहीं है। आप डरिए मत कि इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कवर होगा। आप एक स्टेप उठाइए, एक कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, उस सब्जेक्ट का एक
एक पोर्शन कवर करने की कोशिश करें, ना कि सारे टॉपिक एक दिन में पढ़ने की कोशिश करें। कल कोई साथी का कमेंट था कि मैंने तो एक दिन में राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ दी। भाई पढ़ दी होगी, ठीक है, उसकी पढ़ी हुई होगी, तेरी रिवाइज कर दिया होगा, रिवाइज करने में क्या जोर आ रहा है। अगर आपने उस सब्जेक्ट को 10 बार पढ़ा है ना, तो उसके बाद आप एक दिन में भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से 99% चीज़ें याद है। रिवाइज का क्या मतलब होता है, एक बार पन्ने पलटे जाओ, देखे जाओ कि हाँ हाँ ये याद है, याद है, याद है, बस ठीक है, ये हो गया। उस इतना फास्ट रिवाइज होता है, तो एक दिन में क्या, आराम से आधे दिन में भी रिवाइज हो सकता है, अगर चीज़ें बहुत अच्छे से याद है तो, है ना। लेकिन अपन क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिया, हाँ, फिर राजी हो जाके अरे वाह वाह मेरा तो सिलेबस हो गया ना एक बार, अब छुट्टी। ऐसे नहीं करना है कि भाई एक बार हो गए तो सिलेबस छुट्टी, ना ना ना, सिलेबस कम से कम तो 5 बार, कम से कम 5 बार होए ना, उसके बाद आप उम्मीद करें कि आपका सिलेक्शन हो। आप एक बार या 2 बार सिलेबस करके उम्मीद करा कि हाँ हम तो घना ही पढ़े हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, भाई ऐसे नहीं होता। आजकल पेपर का जो इस तरह आ रहा है और जो जिस हिसाब के पेपर बनाए जाते हैं ना, तो क्वेश्चन समझने में ही 5 बार सिलेबस पढ़ा हुआ मानना जाएगा कि भाई हाँ 5 बार आपने पढ़ लिया, आपको उसकी समझ विकसित हो गई, उसके बाद आप उम्मीद करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जो लोग RAS का एग्जाम देते हैं या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव UPSC का एग्जाम मान लो, UPSC का एग्जाम देते हैं, वो बच्चे कितने बार पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 4 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, 5वीं बार में अच्छी रैंक आ रही है ना। तो आप इन सब चीज़ों से मत घबराइए, आप ये भी तो सोचिए वो बच्चे भी तो तैयारी कर रहे हैं, जब वो कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते भाई। अपना तो 1 डे एग्जाम है, और 1 डे एग्जाम के बाद डायरेक्ट नौकरी ही है भाई। उनका तो 3 चरण होते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में प्री है, मेंस है, और फिर उनका इंटरव्यू है, उसके बाद कहीं जाके सिलेक्शन की बात होगी। लेकिन जो 1 डे एग्जाम है उनके लिए तो इतनी मेहनत नहीं मांगते हैं, तो उतने तो अपन कर ही सकते हैं भाई। UPSC वालों की तरह बावले तो नहीं हो सकते, लेकिन कम तो हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा ना सोचें, बस तैयारी के लिए हमेशा एक कदम की ज़रूरत होती है, वो कदम बढ़ाइए तो सही। आप तैयार तो होइए, तैयार होने से पहले ही बहुत सारे लोग पूछते हैं मैडम अभी तैयारी करूँ तो हो जाएगा कि, आज से तैयारी करूँ तो हो जाएगा कि। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं, है ना। क्योंकि भाई मैं तो इस क्वेश्चन का क्या ही जवाब दूँ। भाई आप तैयारी करोगे तो क्यों नहीं होगा, प्रयास तो करें कम से कम। बिना प्रयास किए, बिना दौड़ में शामिल हुए और आप कह रहे हो मैं रैंक ले आऊँगा, फर्स्ट रैंक पा सकूँ, मैं ट्रॉफी जीत सकूँ। अब ये थोड़ी सी मतलब बचकानी बातें हैं। आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, 20-22 साल के सभी होंगे यहाँ पे, तो इतना छोटा बालक ना है कि 5 साल का मिनट जो बताया जाए, इतने समझदार आप हैं। तो ऐसे प्रश्न ना पूछे, अगर ऐसा प्रश्न मन में भी आ रहा है ना, तो पहले खुद से पूछे कि क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं ये कर पाऊंगा। अगर मेरे अंदर इतनी क्षमता है तो किसी और से पूछने की आवश्यकता है ही नहीं। आप बस अपनी किताब लें और बैठ जाएं अभी से ही। इंतजार नहीं करना किसी का भी, इंतजार नहीं करना कि कोई कहेगा आके कि पढ़ ले बेटा, नहीं, कोई नहीं कहेगा। जीवन आपका है, सब कुछ आपको करना है, जीना आपको है। नौकरी लगोगे तो एंजॉय आप करोगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनोगे, अच्छा खाओगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो जब सब कुछ आपको मिलने वाला है तो दूसरा क्यों कहेगा भाई, बताओ मेरे को इस चीज़ का जवाब। और दूसरे को क्या फ़र्क पड़ता है आज के टाइम में, क्या किसी को फ़र्क पड़ता है वास्तव में? मुझे तो नहीं लगता किसी को पड़ता होगा, और पढ़ना भी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अपन अपने बारे में सोचे या दूसरे के बारे में सोचे, है ना।